हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिका इन अमेरिका। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और ये आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वीडियो बनाओ। ओके, तो हियर आई एम टू मेक अ वीडियो ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग। यार, मैं अमेरिका आई थी 2018 में और तब से अब तक ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। तो मैं आपको तब का भी बताऊंगी कि 2018 में मैं कितना पे करती थी और अब उन चीज़ों की कॉस्ट क्या हो गई है। बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ये तो बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे पैसे थोड़े बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में ना जितनी सैलरी होती है खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑब्वियसली हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जितना आप सोचते हो ना कि आप बचा लो मंथ के एंड में, वो ज़रूरी नहीं है कि बचेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे ना तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में कुछ नहीं होगा और आप वेट कर रहे होगे नेक्स्ट सैलरी का। तो इसलिए मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप थोड़े और डॉलर सेव कर पाओगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेजर खर्चे की जो यहाँ पे होता है, वो होता है घर का। मतलब चाहे आप EMI दे रहे हो, आपने अपना घर ले लिया है, या फिर आप रेंट दे रहे हो। ऑब्वियसली जब पहली बार कोई अमेरिका आता है तो आते ही तो यहाँ पे घर लेता नहीं है, क्योंकि घर लेने के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पहले एक बार ही रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आप शेयरिंग में रहो या अकेले रहो, और उसके बाद आप धीरे धीरे घर लेते हो। तो हम बात करते हैं कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट लेते हो यहाँ पे तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, पर मंथ रेंट आपका कितना रहेगा। मैं यहाँ पे हमेशा एरिजोना में रही हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऑल ओवर US हैं। तो पहले मैं आपको एरिजोना का बताती हूँ। यहाँ फिनिक्स में मैं 2018 में आई थी और क्योंकि मैं अकेले आई थी तो मुझे था कि मैं बेस्ट से बेस्ट अपार्टमेंट में रुकूँ ताकि सारी अमेनिटीज़ हो, फैसिलिटीज़ हो और प्लस में सिक्योर भी हो। तब मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट का $1500 पे करती थी और मैंने 2021 में वो अपार्टमेंट छोड़ा था और तब तक मैं देती थी $1800 पर मंथ उस 1 बेडरूम का। तो इतना बढ़ गया था हर साल लीज जब भी रिन्यू हो रही थी। आज अगर मैं जाके वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेती हूँ तो आराम से मुझे 2200-2300 पर मंथ रेंट देना पड़ेगा उसका। हालांकि उसी टाइम पे मेरे फ्रेंड्स जो दूसरी कम्युनिटीज में रहते थे वो 1400 रेंट पे कर रहे थे पर मंथ 2 बेडरूम का। तो ये भी ऑप्शंस हैं। रेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है लोकेशन से, अमेनिटी से, जो भी आपको वहाँ पे अपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ मिलती हैं और सब कुछ कितना एक्सेसिबल है आपके लिए, और ना आसपास मतलब किस तरह का माहौल है, लाइक आपकी सराउंडिंग से भी रेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ये तो मैंने आपको एरिजोना के बारे में बताया। एरिजोना का वेदर काफ़ी दिल्ली से मैच करता है। जितनी गर्मी और सर्दी दिल्ली में पड़ती है एरिजोना में भी उतनी ही पड़ती है और वही सेम सीजन्स हैं। अगर हम बात करें ठंडे इलाके की जैसे सियाटल या शिकागो, वहाँ पे रेंट इस हिसाब से भी चेंज होता है कि आपके घर में कितनी ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि विंटर्स में ना वहाँ धूप देखने को नहीं मिलती इतनी। तो अगर धूप अच्छी आती है आपके घर में तो चाहे अपार्टमेंट पुराना हो, इतना अच्छा ना हो, तो भी उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ना किसी भी स्टेट में अगर आप मेन सिटी को छोड़ के सबर्ब्स में जाते हो तो आपको रेंट थोड़ा सस्ता पड़ता है और ऑब्वियसली सिटी में महंगा है। जैसे न्यूयॉर्क में लोग जॉब करते हैं लेकिन रहते न्यू जर्सी में है, क्योंकि वहाँ पे रेंट्स काफ़ी सस्ते हैं न्यूयॉर्क के कंपैरेटिवली। न्यू जर्सी में भी आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लगभग $3000 में मिल जाएगा। और अगर आप एरिजोना जैसे स्टेट के बारे में बात करते हो तो मैंने बताई दिया आपको। तो ऑन एन एवरेज आपको 1500 से 2500 के बीच में अपार्टमेंट रेंट के लिए आराम से मिल जाएगा, 1 to 2 BHK डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन। अगर आपको लोकेशन प्राइम चाहिए तो रेंट थोड़ा सा और बढ़ सकता है। यहाँ US में मेन जो एक्सपेंस होता है आपका वो रेंट ही होता है, उसके बाद सारे एक्सपेंस होते हैं। अब मैं आपको बाकी सबके बारे में बताती हूँ। ओके, तो अब मूव करते हैं सेकंड मेजर खर्चे की तरफ। सेकंड मेजर खर्चा अमेरिका में जो होता है वो होता है कम्यूट पे, ट्रांसपोर्ट पे। क्योंकि यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जैसे शिकागो या फिर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपको फिर भी ठीक ठाक मिलेगा, अच्छा मिलेगा शायद। लेकिन अगर आप बात करो बाकी सब स्टेट्स की तो आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कैलिफोर्निया में भी हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ आके कार तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं मतलब ऊबर या लिफ्ट से या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प लेना, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइवल ऑप्शन नहीं हो सकते। जैसे फ्रेंड को एक लिमिट तक ही आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके पर्सनल बहुत सारे ट्रिप्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड का और आपका टाइमिंग अलग हो, मैच नहीं करता है एंड ऑल दैट। और ऊबर और लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है ओवर द टाइम, इसलिए अपनी कार में इन्वेस्ट करना यहाँ पे बेटर है। अब मैं कार के बारे में बताती हूँ। देखो, अगर आपको कार भी यहाँ पे चाहिए ना तो आपको यूज्ड कार भी मिल जाती है बहुत अच्छी कंडीशन में। और जब आप जाते हो कार डीलर्स के पास तो वो आपको वारंटी के साथ देते हैं कि जैसे यूज्ड कार है लेकिन 2 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है, इस तरह से। और अगर आप चाहो तो आप नई कार भी ले सकते हो। तो अगर आप कोई यूज्ड कार ले रहे हो तो उसकी EMI आपको पड़ेगी लगभग $300 से $500 पर मंथ। और अगर आप कोई
न्यू कार लेते हो तो शायद $500 से $800 में आपका हो जाना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड मॉडल नहीं लेते हो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप अगर नए नए आए हो अमेरिका में तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ देखना पड़ेगा और इस तरह के खर्चे मिनिमाइज करने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि यूज्ड कार में आपको किस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं और किस प्राइस रेंज में मिलते हैं। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिखना। कार के साथ में बाकी सारे खर्चे भी आते हैं, साल का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। कार का इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार ही किसी का एक्सीडेंट हो गया ना तो बहुत बड़ा खर्चा पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग कार के इंश्योरेंस की कवरेज बहुत बढ़ा चढ़ा के लेते हैं ताकि उन्हें खुद से कुछ भी ना पे करना पड़े। कार इंश्योरेंस आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है। ऑब्वियसली जब कोई यहाँ पे नया नया आता है तो कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होती, तो इसलिए कार इंश्योरेंस थोड़ा महंगा भी मिलता है। पर ना यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि आप जितना ड्राइव करते हो कार को उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस होता है। मतलब पर माइल के हिसाब से वो इंश्योरेंस आपको चार्ज करता है। वो कुछ केसेस में फायदेमंद हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं करते हो। और दूसरी चीज, अगर आप अकेले ड्राइव करते हो या फिर आपने किसी और को ऐड कर रखा है एज अ ड्राइवर उस कार के लिए, तो आपका इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो जैसे हमारी कार पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एडेड हैं, तो इसलिए हमारा कार इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और डिपेंड करता है कि आपकी कार कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, उसके बेसिस पे भी आपका इंश्योरेंस प्राइस चेंज होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि कार का इंश्योरेंस यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए कार जब आप ले रहे हो तो ठीक कार लेना, देख लेना कि वो इतना खराब हालत में ना हो कि उसका इंश्योरेंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि विन नंबर होता है यहाँ पे कार का, उससे आपकी कार का पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस आपको कोट देता है। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो मंथली आप मान के चलो कि $200 से $300 के बीच में आपका इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। हो सकता है वो थोड़ा कम भी हो, डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन सी है और इतने सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ड्राइविंग हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें। कार रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो साल भर का $300 से $400 में हो सकता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी कार का कौन सा मॉडल है, कितनी बड़ी है, और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और रेगुलर मेंटेनेंस या सर्विसिंग वो तो होती है और वो अपने हिसाब से करवानी ही पड़ती है। और एक चीज़ है फ्यूल। कार फ्यूल यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आओगे या वैसे किसी भी जगह से आओगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल सस्ता ही लगेगा, मेरे को लगता है। मंथली आप मान लो $150 से ज़्यादा, 150 मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा आपका नहीं आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो या कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल एक्सपेंस ज़्यादा होगा, बट अदरवाइज $150 में आराम से हो जाना चाहिए। हाँ जी, अब बात करते हैं एक और खर्चे की, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज भी ऑब्वियसली एक अनअवॉइडेबल खर्चा है और यहाँ पे अमेरिका में इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है कि जब भी शुरुआत में कोई यहाँ पे आता है ना तो एक्सपेरिमेंट्स करता है कि यहाँ मैं ये भी ट्राई करूँ, वो भी ट्राई करूँ, और फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं और हम हो जाते हैं बैक टू आवर ओरिजिनल टेस्ट, जो हमने टेस्ट बर्ड्स अटेन किए इतने सालों से उन पे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैं अकेले आई थी। उस टाइम पे शायद मेरा मंथली ग्रोसरी $400 से $500 में हो जाता होगा यार, क्योंकि ना मैं फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती हूँ और हर चीज़ शुरू से ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। मतलब अगर वेजीज, फ्रूट्स, मिल्क, जो भी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती है और यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है ऑर्गेनिक, तो मैं ऑर्गेनिक ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मेरा इतना एक्सपेंसेस आता था। लेकिन अगर आप मिक्स लेते हो, मतलब किस चीज़ में ऑर्गेनिक, किसी चीज़ में नॉर्मल ले लेते हो, ये सब करते हो, आराम से एक सिंगल बंदे का यहाँ पे मंथली $250 में या उससे भी थोड़ा कम में हो सकता है ग्रोसरीज का। अभी हम फैमिली ऑफ 3 + 1 चाइल्ड है, तो हम मंथली ग्रोसरी करते हैं कॉस्को से और इंडियन स्टोर से, और एक और यहाँ पे स्टोर है फ्राइज करके, हम वहाँ से भी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। एक्चुअली मैं बताती हूँ, कॉस्को में ना हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। अगर आपको कॉस्को का कभी डिटेल टूर करना है ना तो मुझे बताना, मैं आपको दिखाऊंगी। कोई भी अगर अमेरिका में रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसने कॉस्को से शॉपिंग नहीं की होगी, क्योंकि कॉस्को में हर चीज़ होलसेल प्राइस पे मिलती है। तो अगर आप फ्रूट्स भी लेते हो या कोई वेजीज भी लेते हो, बल्क में मिलता है लेकिन प्राइस भी बहुत सस्ता मिलता है। तो हम फैमिली ऑफ 3 + 1 के लिए कॉस्को से हम मंथ में 2 बार ही जाते हैं, या अगर 3 बार भी जाते हैं तो मैं मंथली बोलूँगी कि हमारा $700 to $800 कॉस्को का बिल होता है। और जो बाकी के 2 स्टोर हैं, इंडियन स्टोर, क्योंकि इंडियन स्टोर में ही हमें इंडियन वाली सब्जी मिलेंगी, जैसे लौकी, घिया, टिंडा, तोरी, ये सब। अमेरिका आके ये सब बहुत अच्छा लगता है और ये सारी सब्जियों के लिए क्रेविंग होती है लिटरली। तो ये मतलब जो भी इंडियन सब्जियां हैं ना वो हमें वहाँ पे मिलती हैं, और उनके लिए हम मंथली शायद 150 या 150 से थोड़ा कम ऐसे स्पेंड करते होंगे। और जो फ्राइज़ है वहाँ से हम मिल्क वगैरह लेते हैं या कुछ और लेते हैं, जैसे कोई सब्जी अगर कम क्वांटिटी में चाहिए और ये सब। तो टोटल मिला के अभी राइट नाउ हमारा फैमिली का ग्रोसरी का खर्चा होता है लगभग $1200। बट $1200 तब आता है जब हम
पूरा सब कुछ ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं घर में। अगर हम नॉन ऑर्गेनिक पे जाएं तो शायद हम आराम से $300 तक सेव कर सकते हैं मंथली। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई गेस सो ऐसा हो सकता है। और अगर कोई फैमिली ऑफ 3+1 या 2+1 या 2+2 इस तरह से भी है तो भी वो आराम से ग्रोसरीज कर सकते हैं, लाइक $500 to $600 मैक्सिमम में पर मंथ, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह पे नहीं जाते, क्योंकि हम लोग बेरीज वगैरह ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप ऑर्गेनिक लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। जैसे अगर मैं कॉस्को से भी एक स्ट्रॉबेरी का डब्बा लेके आती हूँ, वो मुझे ऑर्गेनिक लगभग मुझे $9 या फिर कभी कभी तो इनफैक्ट मैंने $13 का भी खरीदा है कॉस्को से। तो अगर मैं मंथली ऐसे 4 डब्बे लेके आ रही हूँ तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो बढ़ती हैं। तो ये सब कुछ अपनी नीड्स के ऊपर है, बट जैसे मैंने आपको बताया है कि कम में भी हो सकता है। और ऑब्वियसली जब मैं नई आई थी यहाँ पे तो मैं भी कोशिश करती थी कि कम खर्चूं और थोड़ा सेव करूं। और शायद ये ज़रूरी भी है कि आप शुरुआत में थोड़ा सा इमरजेंसी फंड के लिए सेव करो और कम एक्सपेंसेस करो, कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करो। अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। अगर आप अपार्टमेंट में मूव होते हो तो यूटिलिटीज़ में आपका आता है वाटर, ट्रैश, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और गैस अगर एप्लीकेबल है तो। सब कुछ मिला के यूटिलिटीज़ आपका आराम से $300 में हो जाता है। जैसे यहाँ पे फीनिक्स में बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे समर के जो कुछ मंथ्स हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आप एसी काफ़ी कूल पे रखते हो। तो लेकिन फिर भी मतलब अगर आप अपार्टमेंट में हो तो $300 तक सारा यूटिलिटीज़ कवर हो जाता है। इंटरनेट के प्लान्स भी ऐसे होते हैं कि अगर आप पहली बारी किसी कंपनी से इंटरनेट ले रहे हो तो फॉर द फर्स्ट ईयर आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, लाइक स्टार्ट फ्रॉम दी अपार्टमेंट और ये यूटिलिटीज़ हर चीज़ पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं। तो इन केस अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना स्टूडेंट आईडी ज़रूर यूज़ करो और कोशिश करो कि हर जगह आप आगे से पूछ ही लो कि कोई स्टूडेंट डिस्काउंट है क्या, ताकि आप उसको अवेल कर सको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है, क्योंकि लेना भी पड़ता है वो। अगर उसके बिना आप जाओगे तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबिलिटी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब सच में इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब कोविड का टेस्ट होता था तो डॉक्टर एक टेस्ट करने के $100 चार्ज करता था। वो बेशक इंश्योरेंस पे करता था, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अमेरिका में हो, आप इंश्योरेंस लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो फैमिली प्लान्स जो हम लेते हैं उसमें भी आराम से $300-350 महीना में हो जाना चाहिए, जिसमें आप अच्छा डिडक्टेबल लेते हो और कोपे अच्छा होता है। वो भी इतना $300-350 में मंथली हो जाना चाहिए। और बाकी अगर कोई बाहर से लेता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और फैमिली इंश्योरेंस अगर आप लेते हो थर्ड पार्टी, आराम से आपको फैमिली इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का मतलब है कि अगर आप किसी और से लेते हो, मतलब आपका एम्प्लॉयर नहीं है, आप किसी और को कॉल करके, जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर, उसको आप कॉल करके और खुद से बोलते हो कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए मेरी फैमिली के लिए। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको आराम से $800 से $1000 तक मंथली देना पड़ सकता है फैमिली की अच्छी कवरेज लेने के लिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगर आप जीरो डिडक्टेबल प्लान्स लेते हो तो। बाकी ऑन एन एवरेज एक कॉस्ट है जिसमें आपको एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। इसमें मैं किड्स स्कूल और डे केयर इन सबको कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये खर्चे सबके लिए नहीं होते। बाकी जो मैंने अभी तक आपको खर्चे बताए ये बेसिक खर्चे हैं जो हर एक इंसान को करने पड़ेंगे जब भी वो अमेरिका मूव होगा। बाकी अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स कर देना। और कुछ मिसलेनियस खर्चे, जैसे आपका फ़ोन प्लान या फिर आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चाहिए होगी, नेटफ्लिक्स या अमेजन, इनकी मेंबरशिप। और अगर आप कॉस्को जाते हो तो कॉस्को की मेंबरशिप होती है ईयरली। ये सारी चीज़ें भी हैं, बट ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है, अगर आप किसी के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हो तो ये खर्चे भी शेयर हो जाएंगे ऑब्वियसली, जैसे फ़ोन प्लान भी और नेटफ्लिक्स वगैरह भी। फ़ोन प्लान यहाँ पे कैसे आप शेयर कर सकते हो मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको जानना हो तो आप मुझे बता देना। तो ओवरऑल अगर आप मंथली रेंट को साइड में रख दो तो बाकी सारे खर्चे जो मैंने आपको बताए हैं वो आप आराम से $1200 से $1300 में कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप अमेरिका नए आओगे तो सारे एक्सट्रीम ऑप्शंस पे नहीं जाओगे। जैसे अगर आप कार रेंट कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि $500 तक आपकी EMI हो या 500 से थोड़ा कम ही हो, राइट। तो मान लो अगर आपने $2000 का यहाँ पे अपार्टमेंट लिया है तो $1300 उसमें और जोड़ दो, मतलब लगभग $3300 में आप पूरा महीना आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। बाकी नंबर्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबर्ब्स में अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता पड़ेगा
और जैसे ही आप सिटी में जाओगे काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। वही न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले भी दिया था। अब बात करते हैं कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो अमेरिका में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सेविंग्स कैसे कर सकते हो, सेविंग्स ज्यादा कैसे कर सकते हो। सेविंग्स तो आपको करनी ही है यहाँ पे। एक चीज तो है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट आईडी का यूज करो और आपको बहुत सारी जगह पे डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए अपलोड की थी, आप जाके वो देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ग्रोसरी कर रहे हो तो उसमें आप कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, और जब भी आप ग्रोसरी कर रहे हो आप ग्रोसरी रिसीट अगर उन एप्लीकेशन में अपलोड करते हो आपको उस पर कैशबैक मिलता है। और भी कुछ चीज़ें मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताई हैं, आप फॉलो कर सकते हो, आपको आराम से मंथली सेविंग्स हो जाएंगी। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे बाहर खाना अवॉइड कर सकते हो तो भी आप काफ़ी सेविंग्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना अमेरिका में बाहर खाना काफ़ी महंगा पड़ता है। एक चीज़ है कि आप ये देखोगे शायद कि बर्गर इतने का ही है, मतलब फ्राइज इतने के ही हैं, सस्ते हैं, बट यहाँ पे प्रोसेस जंक फूड काफ़ी सस्ता मिल जाता है। इसलिए कई बार ना ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि अरे बाहर खाना तो सस्ता है, बट नहीं, अगर आप हेल्दियर ऑप्शंस पे जाओगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अभी कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, प्लीज़ गो एंड कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।